नमस्ते, राम राम। पब्लिक 24 आपके चैनल में आपका स्वागत है। इस बार पब्लिक 24 कुछ नया करने जा रहा है। हम एक अनोखा क्रॉसओवर कर रहे हैं, जहां हमारे साथ दो दिग्गज मेहमान हैं जिन्होंने अपने जीवन का अनुभव, अपनी जीवन की सेवाएं भारत माता के चरणों में दी है, और आज हम इनसे विविध विषयों पे चर्चा करेंगे। तो मैं परिचय से शुरू करता हूं। सबसे पहले सर, आप दोनों का स्वागत है। सर, स्वागत है आपका। आप हैं श्री उदय मोरकर जी, इंडिया टुडे में डिप्टी एडिटर रह चुके हैं, गुजरात से हैं। 2002 में एंटी हिंदू दंगे जब हुए थे, हिंदुओं का और प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष और सत्यता के साथ उनका पक्ष अडिग रह के आपने रखा। हाल ही में आप CIC अर्थात चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया की पोस्ट से रिटायर हुए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, क्षमा चाहता हूँ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हमारे साथ हैं हमारे अपने RSN सिंह साहब। इन्होंने सियाचिन बॉर्डर पे सर्व किया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में अपनी सेवाएं दी हैं, रॉ में अपनी सेवाएं दी हैं, न जाने कितनी पुस्तकें लिखी, उससे अधिक सैकड़ों उन्होंने पढ़ी, और इनकी ज्ञान की गंगा इस चैनल पे सतत बहती रही है। मुझे लगता नहीं कि कोई परिचय के मोहताज हैं दोनों में से। हम अपने विषय पे आ जाते हैं। सर, मैं पुनः स्वागत करता हूं, और सबसे पहला प्रश्न सर, मैं एक युवा के नाते युवाओं की आवाज़ रखना चाहूँगा। ये वेस्टर्न कंट्री से दो शब्द आए हमारे पास। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे हैं, कुछ कहते हैं हमारे नहीं हैं, कुछ कहते हैं नेशनलिज्म अच्छा है, कुछ कहते हैं पेट्रोटिज्म अच्छा है। तो मैं आप दोनों के अनुभव से एक आपसे व्याख्या चाहता हूँ, नेशनलिज्म वर्सेस पेट्रियोटिज्म। दिस इज अवर राउंड 1। कौन अच्छा कौन बुरा, आपकी व्याख्या सर। उदय सर, आपसे शुरू करते हैं। मैं देखिए थोड़ा कुछ इसमें फर्क होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ ज़्यादा फर्क मानता नहीं। कि शब्दों का खेल, आप समझे, मैं इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं मानता। अपने देश के लिए भावना रखना है ना, इसको और विस्तार में दोनों टर्म्स को मैं रखूं तो कि जैसे कि भारत माता की जय हम बोलते हैं या जय हिंद बोलते हैं, वो एक इमोशनल नेशनलिज्म है, इमोशनल पेट्रियोटिज्म है। लेकिन जब हम जमीन पे उतरते हैं तो देखिए, हम पहले स्कूल में एक हम प्रतिज्ञा लेते थे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। वो भावना हमें हर एक भारतीय के लिए होनी चाहिए। अगर मेरे देश का गरीब रात को फुटपाथ पे सो रहा है, तो मेरे में ये भावना होनी चाहिए कि कब मेरा देश ऐसा बने जब मेरे एक भी नागरिक को फुटपाथ पे सोने की आवश्यकता ना हो। और फिर जो इंटरनल एनिमीज है, एक्सटर्नल एनिमीज है, वो तो एक नेशनलिस्ट उसकी वो भावना तो अपनी व्यक्त करता ही है। जैसे पाकिस्तान है या चाइना है या भारत में ऐसे गुट हैं जो कन्वर्जन कर रहे हैं, बहु इस्लामवाद फैला रहे हैं। लेकिन वहां तक सीमित नहीं है ये दोनों टर्म्स। हमें हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके लिए भेद या भाव की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रतिज्ञा हम स्कूल में लेते हैं और किताब पे अभी भी लिखी हुई आती है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये भाव जब फैलेगा लोगों के बीच में, तो वो एक ट्रू पेट्रियोटिज्म या ट्रू नेशनलिज्म का प्रतीक होगा। इमोशनल एलिमेंट की भी आवश्यकता है उसमें। भारत माता की जय हम बोलते हैं तो वो भावना एक भावना है हमारी, लेकिन वहां तक सीमित नहीं है। और सब में इसमें मैं ऐड करूं तो सावरकर का नेशन फर्स्ट जो मैं फॉलो करता हूं। कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे हमारी मातृभूमि को नुकसान हो। ये इतना पावरफुल उसका वो है, एक सावरकर का जो नेशन फर्स्ट है उसकी इतनी मजबूत भावना है वो, कि वो अगर फैलती है हमारे युवाओं के अंदर, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के अंदर, तो मेरे ख्याल से कई ऐसी समस्याएं हैं इंक्लूडिंग करप्शन, जिसका हमको एक सॉल्यूशन मिल सकता है। सर, मैं सावरकर जी और सावरकर बात पे पुनः आपसे चर्चा करूंगा। सिंह सर,
आप तो, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि नेशनलिज्म के साहित्य के खजाने हैं। आपने तो नो द एंटी नेशनल्स करके पुस्तक लिखी है, तो वाई नॉट नो द एंटी पेट्रियोटिक, या ऐसा क्यों? नेशनलिज्म एक बड़ा कीवर्ड है भारत की राजनीति में, पेट्रोटिज्म को हमने पीछे छोड़ दिया, नेशनलिज्म को अपना लिया, क्या अंतर है सर? देखिए, सबसे पहले तो नेशन और स्टेट में फ़र्क डालना हमको आना चाहिए। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में गए और उन्होंने एक भाषण में ये कहा कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये अपने आप में एक बहुत मिस्चीवियस चीज़ थी। यू आर पिटिंग द स्टेट, द कंट्री अगेंस्ट द नेशन, यानी कि देश और राष्ट्र में बहुत फ़र्क होता है। तो ये जो बात राहुल गांधी ने कही, वही बात तो जिन्ना ने भी कही थी अपने 1942 लाहौर रेजोल्यूशन, कि हमारे तारीख अलग है, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे हीरोज़ अलग हैं, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान सभी कुछ अलग है, हमारी भाषा अलग है, विच ही वॉज रॉन्ग एब्सोल्युटली। देयरफॉर वी कॉन्स्टिट्यूटेड डिफरेंट नेशन। तो इसीलिए उसको टू स्टेट थियोरी नहीं बोलते, टू नेशन थियोरी बोलते हैं। तो ये जो अब हम नेशन क्यों हैं? वाई आर वी भारत? क्योंकि एक नेशन का क्या इंग्रेडिएंट्स होता है? हिस्टोरिकल यूनिटी, आज उसी पे झगड़ा हो रहा है। टीपू, किसी के लिए टीपू सुल्तान हीरो होगा, आपके लिए वो एक विलेन। औरंगजेब हो सकता है किसी के लिए हीरो होगा, आपके लिए विलेन। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर, ये सब हमारे हीरो हैं। सुभाष चंद्र बोस, ये सब हीरो हैं हमारे। लेकिन एक बड़े सिग्निफिकेंट सेगमेंट का इसके बारे में मतभेद है। अब जोग्राफिकल यूनिटी की आप बात कीजिए। आप देखिए, हमारे यहाँ एक अगर मेन थीम है काशी, तो उसके सब थीम्स भी हैं। उत्तर काशी, शिव काशी, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, दे आर ऑन इन वन लॉन्गिट्यूडनल लाइन। हमारे जो शक्तिपीठ है, जो माता की जो बॉडी के जो टुकड़े हुए, तो अब कामाख्या से लेके बांग्लादेश से लेके हिंगलाज माता तक गए वो। दैट इज़ द सेक्रेड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फॉर यू। आप अगर गंगा को केवल एक पानी का एक दरिया मानते हैं और हम गंगा को पवित्र मानते हैं, दैट इज सेक्रेड ज्योग्राफी। यूनिटी ऑफ लैंग्वेज, कोई भी भाषा आप उठा के ले लें हिंदुस्तान में, ज़्यादातर भाषाएं, वो सब की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई। आपके गुजरात में मैं बात करता हूँ ना फ़ोन पे, तो जो उधर से रिप्लाई आता है, इफ़ यू आर बिजी, इट्स प्योर संस्कृत। मराठी का भी जो जवाब आता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट जो पंजाबी में आता है, इवन दैट इज प्योरर हिंदी देन व्हाट यू एंड आई स्पीक। असमर्थ, आपका कॉल उठाने में असमर्थ है। दिस इज व्हेन यू रिंग अप पंजाब, ठीक है ना। उसी तरीके से उर्दू भाषा, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, नो, उर्दू भाषा को इन्होंने एक वो बना दिया कि ये ना, ये मुसलमानों की भाषा है। सर, उर्दू में जितने वर्ब्स हैं सब हिंदी से लिए। वर्ब के बिना तो कोई लैंग्वेज हो नहीं सकता है। सो द बिगेस्ट फ्रॉड, यू राइट इन अरेबिक स्क्रिप्ट। आप मेरे को गाने सुनाते हो, इतने सारे गाने सुनाए, पैसे भी हमसे कमाए। इफ्तदाई इश्क में सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे है, और कई गाने, पैसे भी कमाए और कहते हुए ये मुसलमानों की भाषा है। सो दैट ऑल्सो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। सो दैट इज यूनिटी। आप साड़ी ले लीजिए, केरला से लेके मणिपुर तक, ठीक है, और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक महिलाएं साड़ी पहनती हैं।
संगीत ले लीजिए, चाहे वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं का संगीत है, वो सब सामवेद से निकला हुआ है, ठीक है ना। दैट इज कल्चरल यूनिटी। तो मैं आप भारत का नक्शा देख लें और देखें तो जो अगर नेशनहुड की, राष्ट्र की बात करें, तो ऐसा तो ईश्वर का दान किसी देश को नहीं मिला। अ सिविलाइजेशनल कंट्री तो ये है, और इसी को ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका सवाल था कि पेट्रियट किसको कहते हैं और एंटी नेशनल कहते हैं। जो कोई भी ये कहे कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, ही डज नॉट बिलीव इन नेशन, दैट मीन्स ही इज एन एंटी नेशनल, ठीक है। कोई ये कहे, आप पूछेंगे पेट्रियट कौन है? जो आदमी इन यूनिटीज में बिलीव करता है, कल्चरल यूनिटी में, ही इज अ पेट्रियट। जो बात करता है कि हम विभिन्न कास्ट में बटे हुए हैं, और वो क्या, वो आपका वो सैम पित्रोदा, ठीक है ना, वो कहता है कि कोई यहाँ तो अफ्रीकन है, तो कोई मंगोलियन है, तो कोई ये है, अरब, चीनी, हाँ अरब, दिस इज व्हाट, हाँ गोरे, एंड आई डोंट नो वो खुद क्या है मुझे नहीं मालूम, ही लुक्स लाइक अ चिंपैंजी, ठीक है ना। तो वो सॉरी फॉर दिस रिमार्क, बट आई एम वेरी एंग्री। आप अमेरिका में बैठे बैठे आप अपने ही देश के बारे में ऐसी बातें कर, तो वो आदमी जो यूनिफाई करने में नहीं बिलीव करता है, वो पेट्रियट नहीं है। आप हमसे बात करेंगे तो हम हमेशा बोलेंगे आप और हम एक कैसे हैं। जो पेट्रियाटिक नहीं है वो आपको हमेशा कहेगा हम अलग कैसे हैं। उदय सर, मैं आपकी तरफ रुख करता हूँ। नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म युवाओं ने सुना है, बट आपने एक नया टर्म भारत के लेक्सिकन में डाला है, अनअलॉयड नेशनलिज्म, और आप, आई थिंक ये आप प्राउडली अपने स्लीव पे वेयर करते हो कि आई एम अ बिलीवर इन अनअलॉयड नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म कम था जो ऊपर अनअलॉयड भी आपने डाला, क्या कंसेप्ट है सर ये? अनअलॉयड का मतलब कि नेशनलिज्म विदाउट एनी कंडीशन, जो सिंह साहब बता रहे थे, करीब करीब वही बात मैं कहूँगा। भारत की कल्चरल यूनिटी में जो विश्वास रखता है, समझिए, और उसमें दृढ़ विश्वास रखता है। अनअलॉयड इसके लिए ऐड करते हैं अपन कि कई लोग नेशनलिज्म को भी एक तरीके से भुनाते हैं, समझे ना। तो मेरे लिए जो वाक्य, जो आई विल आंसर योर क्वेश्चन विद वन एग्जांपल ऑफ सावरकर जी। 1937 में जब सावरकर जी पे सभी बंदिशें उठा दी गई, उनको ये कहा गया कि आप इलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं, पॉलिटिक्स में भाग ले सकते हैं, तो सावरकर जी को नेताजी बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एसएम जोशी जैसे कांग्रेस के नेताओं ने न्योता दिया कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। कई मुद्दों पे, खास करके कंप्लीट नॉन वायलेंस के ऊपर जो गांधी जी के विचार थे, उससे नेताजी और इन लोगों के विचार भिन्न थे, और सावरकर के भी भिन्न थे। सावरकर के इनके विचार एक थे उस पर कि कंप्लीट नॉन वायलेंस का जो गांधी जी का जो डेफिनेशन, उससे ये लोग एग्रीमेंट में नहीं थे, ठीक है। फिर भी सावरकर ने कहा कि मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है, और उस पथ पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूं तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जो सही पैट्रियट्स हैं, देशभक्त हैं, उनकी आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देशभक्ति के नाम पे देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। धनंजय कीर, वीर सावरकर के पहले बायोग्राफर, मैंने भी जो किताब लिखी सावरकर के ऊपर, सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, मैंने और मेरे सहलेखक चिरंजीव पंडित ने, उसके अंदर जो सोर्स मटेरियल है काफ़ी कुछ उस किताब का भी है। जो भी सावरकर पे काम करता है उसको उनकी जो किताबें वीर सावरकर, उसको रेफर करना ही पड़ता है। उन्होंने लिखा है कि सावरकर का कांग्रेस न ज्वाइन करना उस जमाने में, ऐसे जमाने जब कांग्रेस ज्वाइन करना एक फैशन था, ये उनका बहुत बड़ा बलिदान था। क्योंकि अगर कांग्रेस ज्वाइन कर दे सावरकर उस टाइम पे, तो वो कोई भी ओहदे पे पहुंच सकते थे, ऐसी उनकी आभा थी। इतने बड़े क्रांतिकारी थे, वर्ल्ड फेमस क्रांतिकारी थे, ठीक है। लेकिन सावरकर ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि गिना, और इसी कारण उन्होंने ना बोल दिया। और छोटी सी पार्टी हिंदू महासभा,
जिसके सभी सिद्धांतों के साथ शायद वो सहमत नहीं होंगे, लेकिन वो एक ही पार्टी थी जो हिंदुओं को हकों का हनन नहीं कर रही थी, इसके लिए उसका अध्यक्ष बनना पसंद किया। इसको बोलते हैं अनअलॉयड नेशनलिज्म। अगर वो कांग्रेस में जाते, कांग्रेस भी कोई देशद्रोही पार्टी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के दो सिद्धांत से उनको विरोध था। एक था कंप्लीट नॉन वायलेंस, वो ऐसा मानते थे कि गौतम बुद्ध और महावीर ने भी ये परिभाषा नहीं की है जो गांधी जी ने की है कंप्लीट नॉन वायलेंस की, संपूर्ण अहिंसा की। गांधी जी कहते थे कोई मारे तो आप मार खाते जाओ, उसका प्रतिकार मत करो, ऐसा महावीर और बुद्ध ने भी नहीं कहा है। और दूसरा उनका था उनका हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मॉडल, गांधी जी का, जिसको आज भी मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट। सावरकर भी इसको ही मानते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का उनका जो मॉडल है वो मुस्लिम तुष्टिकरण का मॉडल है। ये दो मुद्दों को लेकर उन्होंने हिंदू मसबा ज्वाइन की और वो कांग्रेस में नहीं गए, जिसको बोलते हैं अनअलॉयड नेशनलिज्म। कांग्रेस में भी जाते तो नेशनलिस्ट कहलाते, समझो, कहलाते बिल्कुल। लेकिन अनअलॉयड इसको बोलते हैं कि खुद का हित भी उन्होंने दरकिनार कर दिया और एक छोटी पार्टी ज्वाइन की देश हित के अंदर। सावरकर सही पढ़े। 1937 का उनका जो इलेक्शन का उनका जो स्पीच है, वक्तव्य है कर्णावती अहमदाबाद में जो दिया था उन्होंने, जब अध्यक्ष पद ग्रहण किया उन्होंने हिंदू महासभा का, जिसको तोड़ मोड़ के कई लोग बताते हैं कि भाई ये तो डिविजिव स्पीच था, उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस अगर इस रास्ते पे चलती रही, मुस्लिम तुष्टिकरण करके और हिंदू हकों का हनन करती रही, तो पाकिस्तान मुमकिन है, पाकिस्तान हो सकता है। तो पाकिस्तान की भविष्यवाणी उन्होंने 10 साल पहले कर दी वीर सावरकर ने। तो वीर सावरकर जो है आज वो देखिए उनका युग आ गया वापस। आज 370 हटाना, राम मंदिर बनना, ये सब उसके संकेत हैं। आप देखिए किस टाइप का सेक्युलरिज्म लाई है सरकार, कांग्रेस पार्टी लाई है। मुसलमानों ने मध्यकाल के अंदर हजारों मंदिर तोड़े, उसके बाद में मुस्लिम के बड़े तबके ने भारत का विभाजन करवाया धर्म के नाम पे। उसके बाद में भी हमको राम, कृष्ण और शिव के 3 स्थान पूर्ण रूप से न मिले। किस टाइप का सेक्युलरिज्म है ये? वो कितना बड़ा अन्याय है इस देश के मूल जो लोग हैं उनको, हिंदुओं को। सर मैं ये चर्चा आपसे और आगे भी करूंगा, अभी आपकी बात से मैं क्यों लेता हूं। सिंह साहब, सर ने अभी ये कहा कि ये धर्म के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे या नेशनलिज्म, इनका वर्ड था नेशनलिज्म का, लोग ठेका लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है आपके कोई अनुभव आप बताएं जो नेशनलिज्म का ठेका लेके दुकान चला रहे हैं, जो नेशनलिज्म को नहीं समझते उसको बेच रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि कहने में तो राहुल गांधी भी भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन कितने नेशनलिस्ट है इस पर प्रश्न चिन्ह है। नहीं, कई लोग मेरे साथ, अब क्या है कि किसके अंदर क्या है वो कैसे आप जज करेंगे, ठीक है। और हम लोगों का तो कोई संगठन से कभी वास्ता रहा नहीं है। हाँ। और मैं एक संगठन से दूर रहता हूँ थोड़ा सा। हो सकता है मेरी विचारधारा किसी से मिलती हुई हो, लेकिन कई लोग ऐसे मिले जिनकी पृष्ठभूमि मुझे नहीं मालूम, शक तो था उन पे। और अब जब देखता हूँ तो एज पर वन सोर्स, one particular gentleman, he has sold nationalism. At what cost? $20 million. My God. That is what Wiki says. $20 million. It's a hell lot of money. ठीक है ना। और लगता तो का he was like typical केजरीवाल जैसे उसने वो पकड़ा ना उसको, बाबा रामदेव को, फिर वो प्लेटफॉर्म से फिर अन्ना के शोल्डर पे चला गया, फिर उसको पकड़ा। सो ही वॉज लाइक दैट, ठीक है ना। उसने बहुत से लोगों को, जितेंद्रानंद से शुरू किया, फिर कुछ लोगों को, फिर हमको हमारा फोटो वो करके, देन ही इंसर्टेड हिमसेल्फ इन दैट ज्ञान बापी दिस थिंग, आस्क्ड अ लॉट ऑफ मनी इन द नेम ऑफ ज्ञान बापी। और उसके बाद अभी कोई गुरुकुल जम्मू के उसमें, दैट्स ऑल्सो वेरी मिस्चीवियस। आई मीन, तो ऐसे लोग मिलते हैं सभी जगह पे। लेकिन जो आपने इनसे वो सवाल पूछा इसका, ये सावरकर, गांधी और ये, देखिए इसको अगर मैं संक्षिप्त में बोलूं, अनअलॉयड नेशनलिज्म में तो था क्या कि 1857 जब हुआ तो
उसके बाद से पॉलिटिकली रिलीजियस पॉलिटिकल वे में टर्म्स में मुसलमानों को बहुत बड़ा धक्का लगा था उसमें। उनको ये धक्का लगा कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो हार गए, और इसकी तैयारी शुरू हो गई थी उस समय से। वो सैयद अहमद वरेलवी 1832 में बालाकोट से, ठीक है ना, बालाकोट की लड़ाई से। तो उसके रिएक्शन में ये सब देवबंद वगैरह बना। और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि हिंदू जो था वो तो ऐसे ही नैरेटिव चलाए जा रहे थे, ये तो पिछड़े लोग हैं, मोस्ट अनसाइंटिफिक पीपल, इनका ये था। लोगों को इतना डिमोरलाइज किया कि मतलब हिंदू अपने आप को बहुत हीन भावना से देखने लगा था। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन एक कॉन्सेप्ट आया था उस समय, मस्कुलर क्रिश्चियनिटी करके। और वो मस्कुलर क्रिश्चियनिटी के तहत भी बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, ये है। तो ये यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ये सब बनना शुरू हुआ। एंड देन देयर वाज द राइज ऑफ विवेकानंद। तो विवेकानंद उन्होंने जब तहलका मचाया पूरे उसमें, ठीक है ना, एंड थैंक गॉड ही वेंट टू अमेरिका, ही कुडंट हैव डन दिस फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है ना। तो वहाँ से उन्होंने जब ये किया तो दैट फायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब दैट जो सिविलाइजेशनल जील जिसको बोलते हैं ना, औरबिंदो, बागा जतीन और सावरकर साहब भी उसी पीरियड के। आप इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को जो युवा नेता बोलता है, जब उन्होंने पहली किताब लिखी थी सावरकर साहब ने, व्हाट वाज हिज एज, ही वाज जस्ट 23, ठीक है। और उस किताब ने कितना तहलका मचाया कि पूरी अंग्रेजी सरकार उसके पीछे पड़ी हुई थी। एंड देन यू नो रेस्ट इज हिस्ट्री, उनको कैसे गई। अब होता क्या है कि ये जितने लोग जो थे ना, ये बागा जतीन और ये आपके औरबिंदो और इस तरह के सन्याल, ये लोग छीन के लेना चाहते थे आज़ादी। दे डिडंट बिलीव इन ट्रांसफर ऑफ पावर। और जो एक उसी समय एक वर्ग को तैयार किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर वाला। हाँ। और वो ट्रांसफर ऑफ पावर वाला जो वर्ग था, उसके जो सबसे जिनको तैयार किया गया था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट करवा रहे थे। अब होता क्या है कि उनको इस तरीके से खड़ा किया गया कि ठीक है ना, ये जितने लोग जो थे, ये जो छीन के लेना चाहते थे आज़ादी को, उन सब को इन्होंने विलेन बनाया, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का दर्जा दे दिया। हाँ, सबको विलेन बनाया। और इसीलिए गांधी जी ने कभी भी भगत सिंह या किसी क्रांतिकारी के लिए कोई वो नहीं किया। लेकिन आखिरी में जो ये इन्होंने जो एपरेटस बनाई थी, ये जो छीन के लेने वाले, उसी को एपरेटस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसको यूज़ किया। एंड उन्होंने छीना उनसे, लेकिन बाद में छीनने के बाद उनके साथ जो हुआ या नहीं हुआ, फिर ये लोग ट्रांसफ़र ऑफ पावर वाले फिर हावी हो गए। और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर वाला, सर आप ये ना मेरे को थोड़ा सा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये कहते हैं मैंने ले ली आज़ादी बिना सर 46 कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस, दे डिड नॉट हैव एनी गांधी, ठीक है ना, दे वर ऑल डीकॉलोनाइज्ड। आप वो छोड़ो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कितने लोगों को वो डोमिनियन स्टेटस मिला, ठीक है, आपको तो डोमिनियन स्टेटस भी नहीं मिला। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जो पावर था ना, शेमलेस, आर्मी चीफ अंग्रेज, नेवी चीफ अंग्रेज, आईबी चीफ, वो मतलब सब वो हुआ क्या कि 14 अगस्त में जो बंगला में रहता था वही 15 अगस्त को भी वो आदमी ये रहा। तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर वाला जो कल्चर था ना, कॉलोनियल माइंडसेट, दैट इज व्हाट मोदी साहब हैज डन। सर इन्होंने डीकॉलोनाइज किया है आपके माइंडसेट को, ठीक है ना। देखिए, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। 1956 में एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने आज़ादी दी 1947 में,
वो भारत आए। उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और पीवी चक्रवर्ती नाम के एक एक्टिंग गवर्नर थे बंगाल के, उनके घर पे रहे। चक्रवर्ती क्योंकि थोड़ा जिज्ञासु थे, थोड़े से जानकारी लेना चाह रहे थे, थोड़े से एक उनको वो था कि भाई कुछ चीज़ जानना है मुझे आज़ादी के बारे में। उन्होंने उनको पूछा, शाम को चाय पे बैठे थे वो लोग, उन्होंने पूछा कि 1942 के बाद आफ्टर द फेल्योर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कांग्रेस ने कोई भी ऐसा प्रेशर आप पे नहीं बनाया था जिसकी वजह से आप हमको आज़ादी दो, तो फिर आज़ादी आपने क्यों दी? तो पहले तो उन्होंने उसको टाल दिया, क्योंकि कंट्रोवर्सी शायद खड़ी नहीं करना चाहते होंगे भारत में, नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उन्होंने फिर से पूछा, उनका मूड चेंज हुआ और उन्होंने जवाब दिया, 3 हिस्सों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नेताजी बोस का जो पूरा जो वाक्य था आईएनए का, वो हमारे लिए पहला जॉल्ट था। दूसरा जॉल्ट था कि जो भारतीय सैनिक जिन्होंने एलाइड फोर्सेस की विक्ट्री में मेन रोल प्ले किया था, वहाँ से आ रहे थे और वो सरकार को ये कह रहे थे, ब्रिटिश सरकार को, देखो हमने आपकी लड़ाई जितवा दी है ना एक्सिस पावर्स के सामने, अब आप हमारा देश छोड़िए। बड़ी संख्या थी उनकी, लाखों में थी। ठीक है। और तीसरा जो कारण था वो नेवी की म्यूटिनी 1946 की, जो बॉम्बे डॉक से शुरू हुई और 20 डॉक तक फैली, 20 पोर्ट तक वो फैली, इंक्लूडिंग कराची। उन्हें कहा जब ये 1946 की जो नेवी म्यूटिनी है हुई, वो हमारे लास्ट सिग्नल था कि हमें देश छोड़ना पड़ेगा। फिर उन्होंने पूछा कि गांधी और कांग्रेस का कितना रोल था, तो वो लिखते हैं, चक्रवर्ती लिख के गए हैं पूरा, हिस्ट्री ऑफ बंगाल में लिखा हुआ है ये किताब जो इसमें, एंड इट इज बेस्ड ऑन हिज लेटर, ऑन हिज ओन डॉक्यूमेंट। उन्हें कहा है कि वो ट्विस्ट करते हुए, है ना, मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा, जब उनको पूछा गया कि गांधी और नेहरू को गांधी और कांग्रेस का कितना रोल था, तो उन्होंने वो ट्विस्ट करते हुए कहा मिनिमल, कम से कम। ये भारत की हिस्ट्री है जो हमें नहीं पढ़ाई जाती, आप समझे। तो ये मोदी जी का आना और डीकोलोनाइज करना, ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए, देखिए ऐसा है कि गांधी हत्या वो भारत के लिए बड़ी खतरनाक साबित हुई। उसका लाभ उठा के ऐसे लोग पावर में आ गए और जमे रहे 60 साल तक, सेक्युलरिज्म के शुरू कि जो लोग भारत के संस्कृति में विश्वास नहीं रखते थे, कम रखते थे या उसके विरुद्ध थे, कुछ ऐसे भी वहाँ भी मुसलमान थे, देवबंदी मुसलमान कांग्रेस के अंदर, जो भारत के उसमें मानते ही नहीं थे, नेशनलिज्म के अंदर, ऐसे लोगों ने 60 साल तक पार्टी चलाई। तो मैं इसको कहता हूँ दिस इज एज ऑफ नेशनल रीअवेकनिंग, एरा ऑफ नेशनल रीअवेकनिंग। ये पूर्ण जागरण का एक ये काल है, जो काल शुरू होना चाहिए था 1947 के बाद तुरंत, क्योंकि विवेकानंद, श्री अरबिंदो, मेरे गुरु स्वामी प्रणवानंद जी, दयानंद सरस्वती, इन्होंने इसका एक ग्राउंड बना दिया था, लेकिन गांधी हत्या ने इसको पंचर कर दिया। अब वो राउंड स्टार्ट कब हुआ? जब ये 2014 में सरकार हुई तब। तो ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण जागरण का काल है, आप समझे। तो दोस्तों बहुत गहरी बातें हुई, इसको थोड़ा सा हम आम भाषा में डिक्रिप्ट करने का प्रयास करते हैं। आदरणीय सिंह साहब ने कहा, उसका लबोलुबा मुझे कुछ ये समझ आया कि जो स्कूल में पढ़ाया गया कि नरमपंथी चरमपंथी, वो सारी चीज़ें फ्रॉड थी। एक खेमा था जो आज़ादी के दीवाने थे, मतवाले थे, जो आज़ादी लेना चाहते थे भारत माता के लिए, और दूसरे वो गुर्गे थे जो एलन ऑक्टेवियन यूम के अंडर में ट्रांसफर ऑफ पावर करना चाह रहे थे। यदि मैं साफ भाषा में कहूँ तो अंग्रेजों के बीच में और जो भारतवासी आज़ादी के दीवाने, उनके बीच में बिचौलिए दलाल का काम कर रहे थे, ब्रोकरेज का काम कर रहे थे। ये थी बात, लेकिन हमको ये पढ़ाया नहीं गया। मेरा फ्रॉड हम नहीं कहेंगे उसको, फ्रॉड एक मैं इसमें अगर आपको 100% ये काफ़ी इसका दाखला मिलता है, काफ़ी एविडेंस मिलता है कि कांग्रेस का उपयोग हुआ एक तरीके से, ये जो गर्मी आई क्रांतिकारियों की वजह से, उसको ठंडा करने के लिए, इसका एक एविडेंस